हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीन। एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको करने से पहले हम पढ़ेंगे उस क्वेश्चन में जो टॉपिक यूज होगा उस टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट। तो उस टॉपिक में उस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या है? रिलेशनशिप है किसके बीच में? कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल के बीच में। मतलब जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, और कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसके कोफिशिएंट्स, उनके बीच की जो रिलेशनशिप है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उस पर ही बेस्ड जो हमारे पास है ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्वेश्चन है। किसकी क्वेश्चन है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जिसकी डिग्री 2 हो। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो? 2 हो, वो क्या होता है? वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, इसलिए आज हमारा जो टॉपिक है उसमें भी हम केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की रिलेशनशिप पढ़ेंगे। वैसे तो ये रिलेशनशिप क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर भी होती है, लेकिन इसे हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर कर रहे हैं तो हम केवल यही पढ़ेंगे, केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले फॉर्मूलेस को कवर करेंगे। बाकी क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले जो फॉर्मूले हैं वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमने कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म लिख दी। क्या लिख दी? उसकी जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? वो होती है ax² + bx + c। ax² + bx + c। यहाँ पर a, b और c क्या है? कांस्टेंट्स हैं। क्या है? कांस्टेंट्स। और a और b कांस्टेंट्स होने के साथ साथ कोफिशिएंट्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये x के साथ a मल्टीप्लाई में है और x के साथ b मल्टीप्लाई में है। वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है वो क्या होता है? वो कोफिशिएंट होता है उस वेरिएबल का जिसके साथ वो मल्टीप्लिकेशन में है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर a है और x का कोफिशिएंट यहाँ पर b है, तो a और b कोफिशिएंट्स भी हैं। और c जो है प्योर कांस्टेंट टर्म है, केवल ये क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। तो अब हम जो रिलेशनशिप पढ़नी है हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स और जीरोस की रिलेशनशिप है ना, वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की है। किसकी है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की है। तो सबसे पहले जो रिलेशनशिप है वो है सम ऑफ जीरोस। क्या है? सम ऑफ जीरोस। जीरोस क्या है ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो आप जाके देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, तो आपको जीरोस अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, तो मैंने उसमें बताया था उस वीडियो में कि जो हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री होती है ना, मैक्सिमम उसकी उतनी ही जीरोस हो सकते हैं। क्या बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस हो सकते हैं। हमने यहाँ पर कंसीडर किया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितनी डिग्री होती है? 2 डिग्री होती है। डिग्री मतलब उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर वेरिएबल की। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, यानी इसकी डिग्री 2 है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, इसलिए इसकी मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, यानी 2 हो सकते हैं। तो हमने जो दोनों जीरोस था उनको मान लिया, दो जीरोस मान लिए, एक अल्फा एक बीटा। ये जीरोस है, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में बीटा। तो हमने दो जीरोस मान ली अल्फा बीटा, इनकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की जो रिलेशन है वो कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशनशिप है। कैसे है? जो सम ऑफ जीरोस है, सम का मतलब एडिशन, जोड़। तो दो जीरो से अल्फा बीटा उनको ऐड कर दिया, अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल होता है? ये फॉर्मूला है, याद करना है आपको। वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो देखना जरा, ये हमारे पास है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमने जनरल पॉलिनोमियल माना है। तो माइनस, इसको और सिंपल वे में लिख रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? ये है x, इसका कोफिशिएंट क्या है? b। तो यहां पर आ जाएगा b डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? माइनस b बाई a। हम शॉर्टकट सिंपली ये भी कह सकते हैं सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस b बाई a, जहां पर हमने b है वो कोफिशिएंट ऑफ x माना है स्टूडेंट्स, और a है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माना है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इनटू बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए भी रिलेशनशिप हमारे पास क्या होती है? गिवन होती है। वो क्या है? कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
यानी कांस्टेंट टर्म क्या है, ये वाली प्योर कांस्टेंट टर्म होती है। तो यहाँ पर c आ जाएगा डिवाइड विद कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वहीं a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो क्या है, a ही है, ठीक है। तो c यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फॉर्मूले आ गए सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा के लिए आ गया माइनस b बाई a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इनटू बीटा के लिए आ गया c बाई a। यहाँ पर a है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, b है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, और c है वो है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो बिल्कुल इजी रिलेशनशिप है, ये याद करना है। ये जो फॉर्मूले हैं ये हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन में यूज होंगे, इसलिए मैंने आपको इन क्वेश्चंस को करवाने से पहले एक बार इनको बताया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले और ये आपको जरूर याद रखने हैं, बिल्कुल इजी हैं, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपके माइंड में अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। बहुत ही इजी फॉर्मूले हैं और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये, बल्कि बहुत ही इजी चैप्टर है, और इजी के साथ साथ ये क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, यस इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा चैप्टर है ये, ठीक है। ये जो चैप्टर है मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम्स दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। अगर आप समझ गए तो बहुत इजी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पुट होते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, एक एक सवाल को अच्छी तरह से सीखेंगे। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन का हर एक पार्ट सोल्व करेंगे, ठीक है। 6 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स को अच्छी तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या है ये, पॉलिनोमियल है। अब मैं पहले बता देता हूं इसमें क्या करना है, क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है, क्या दिए गए हैं हमारे पास। एक क्वेश्चन में 6 पार्ट्स दिए गए हैं, इसके अंदर उसमें कहा गया है कि वो 6 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं स्टूडेंट्स, 6 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। उन 6 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है, और उनकी जो रिलेशनशिप है ना, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की कोफिशिएंट्स के साथ, जो हमने अभी अभी पढ़ी है ये, वो वेरीफाई भी करके दिखानी है, उसका वेरिफिकेशन करना है कि भाई ये जो ये यहाँ पर जो हमारे इन पॉलिनोमियल्स के लिए ये रिजल्ट्स सही बैठ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली जीरोस फाइंड आउट करने हैं और उन जीरोस की जो रिलेशनशिप है कोफिशिएंट के साथ वो वेरीफाई करनी है, ठीक है। लास्ट वीडियो जो थी एक्सरसाइज 2.1 वाली, उसमें हमने क्या था, 2.1 में हमने जीरोस फाइंड आउट नहीं करने थे, हमें बस ये फाइंड आउट करना था कि जीरोस कितने हैं, उन जीरोस की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी थी हमें ग्राफ दिए गए थे कुछ पॉलिनोमियल्स के, उन पॉलिनोमियल्स के ग्राफ से हमें बस ये बताना था कि भाई इस पॉलिनोमियल पे कितने जीरोस हो सकते हैं, कितने जीरोस होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमारे पास ग्राफ नहीं है, उस पॉलिनोमियल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया गया है, एक प्रकार से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, उसका क्या करना है, हमें जीरोस की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और वेरीफाई भी करना है कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशनशिप को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं और साथ ही साथ इन जीरोस की जो एडिशन और प्रोडक्ट की कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। तो द लिखेंगे, द जीरोस इसका हम कोई नाम रख देंगे, ठीक है। ये x के अंदर है ना, तो हम इसको क्या मान लेंगे, px, p पॉलिनोमियल x के अंदर ये है वेरिएबल के अंदर, तो px हो गया। तो जीरोस ऑफ px किसके निकालने हैं, जीरोस पॉलिनोमियल के r गिवन बाय, सबसे पहले ये लाइन लिखेंगे, हर एक इस क्वेश्चन के हर एक पार्ट में आपको यही लाइन लिखनी है, ये याद कर लें एक प्रकार से आप, या फिर आप इस याद करने के आप खुद भी लिख सकते हैं, अच्छी तरह से बनाइए कोई भी लाइन, r गिवन बाय px इज इक्वल टू 0। कैसे निकलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px के, उस px को जीरो पुट कर निकलेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, द जीरोस ऑफ px आर गिवन बाय px इज इक्वल टू 0। इस जो ये पॉलिनोमियल दिया गया है px, इसको हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, किसके इक्वल पुट कर देंगे, जीरो के इक्वल। अभी तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन जैसे हम जीरो के इक्वल से पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल से क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि जहां पर एक मन में आया इक्वल टू का साइन आ जाए, पॉलिनोमियल के बराबर इक्वल टू कुछ और पुट कर दे इक्वल टू में, तो वो क्या बन जाती है, वो एक इक्वेशन बन जाती है। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, किसके इक्वल पुट कर देंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। हमने जीरो के इक्वल पुट कर दिया इसे, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें ध्यान से देखना है, ये जो बीच वाले टर्म है ना, बीच वाले टर्म, इसके हमें दो टुकड़े करने हैं। क्या करने हैं, दो टुकड़े करने हैं। बेसिकली इस एक टर्म की दो टर्म बनानी है, लेकिन ऐसे नहीं कि भाई कोई भी दो टुकड़े कर दिए, नहीं, एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, या एक रूल है प्रकार से
ये जो बीच वाला जो है ना टुकड़ा, इसके ऐसे दो टुकड़े हो कि उसका जो जोड़ है वो तो ये बीच वाला ही आए, वो तो होगा ही, टुकड़े में तो जोड़ इसके बराबर ही आएगा। और साथ ही साथ जो मल्टीप्लाई है ना वो इसके फर्स्ट टर्म के और लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर वाले टर्म इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर उनकी मल्टीप्लाई है उन दो टुकड़ों की। क्या बताया मैंने, जो जोड़ है उन दो टुकड़ों का वो तो बीच वाले टर्म के बराबर आए, और जो मल्टीप्लाई है उन दो टुकड़ों की उनकी मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर वाले टर्म के बराबर आए। ठीक है, तो यहां पर हमने -2x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जो एडिशन है ऐड वो तो आए हमारे पास -2x, और जो मल्टीप्लाई है वो आए हमारे पास -8 और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई के बराबर, तो -8x² के बराबर आए। मतलब एडिशन तो आए -2x के बराबर और मल्टीप्लिकेशन आए -8x² के बराबर। ठीक है, बेसिकली जो ऐड करेंगे उन दोनों टर्म को, दोनों टर्म x में ही आएंगी क्योंकि ये x में है, तोड़ेंगे तो x में ही आएगी, तो उनका एडिशन है उसके लास्ट में x तो सीधा आएगा ही आएगा, और एक x है दूसरी भी x है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो x * x x² हो जाएगा, तो x और x² तो आ जाएंगे, ये तो आने ही, ये तो कॉमन है हर एक क्वेश्चन में। बेसिकली हमें -2 और -8 लाने होते हैं, यानी -2 के ऐसे फैक्टर करने हमें कि जोड़ तो -2 आए उनका और मल्टीप्लाई आए -8, ये तो आ ही जाएंगे अपने आप, x और x के तो मल्टीप्लाई एडिशन पर आएंगे। ये तो हमें बेसिकली इन पर ध्यान देना है कि कोएफिशिएंट्स पर, ये -2 -8 आने चाहिए, तो -2 के ऐसे कौन से दो टुकड़े करें कि जोड़ है वो -2 आए और मल्टीप्लाई है -8 आए, तो ऐसे दो टुकड़े होंगे वो होंगे -4 और प्लस का 2। -4 और प्लस का 2 करेंगे तो -2 होगा, जब जोड़ेंगे -4 + 2 -2, और -4 * 2 यानी मल्टीप्लाई में 2 -8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये कैसे आए, ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे, आपको खुद फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जैसे आप इन सवालों की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे और आपके दिमाग में उतनी जल्दी इनका सॉल्यूशन आएगा, जल्दी से जल्दी आपके दिमाग में फैक्टर बन जाएंगे। एक बार आपको स्टार्टिंग में फैक्टर बनाने में दिक्कत आएगी भाई कैसे बने, लेकिन बाद में जैसे आपने प्रैक्टिस कर ली, 2-3 बार क्वेश्चंस को सोल्व करके देख लिया और ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करके देख लिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में अपने आप इनका आंसर निकलने हो जाएंगे और अपने आप आपकी उंगलियों पर जो है फैक्टर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स है उसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, प्रैक्टिस के बिना मैथमेटिक्स आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा, बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगेगा। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ना तो है ही है लेकिन उसके साथ प्रैक्टिस भी करनी है, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे मैथमेटिक्स आपका उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की करनी है, ये फैक्टर अपने आप बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो -4 और 2 की मल्टीप्लाई -8 होती है और ऐड होता है -2, तो इसके एग्जैक्ट फैक्टर क्या हो गए, -4 और -2। कैसे लिखना है, x², एक आया है -4 तो यानी -4x और एक आया है -2x, x लगा देना है तो -4x -2x, सॉरी प्लस का 2x आया भाई, एक +2 है, -4 है +2 है। ठीक है, तो -4 + 2 -2x हो गया। अब माइनस इसके हमने देखो -2x की जगह पर हमने ये लिखा है, बस कुछ नहीं किया है, x के रेस्टिज था -2x की जगह पर ये लिख दिया -4x + 2x, अब लास्ट में है -8, ये कुछ नहीं किया, हमने बीच वाले के फैक्टर किए हैं, बाकी एज इट इज है। ठीक है, बीच वाले के कोई है टुकड़े किए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 4 टर्म बन गए, यहाँ पर 3 थी, बीच वाले के 2 बना दिए, तो हमारे पास 3 की कितनी टर्म्स हो गई, 4 हो गई। पहली 2 टर्म को अलग रख लो, इन 2 टर्म्स को अलग रखो, पहली 2 टर्म्स को अलग, लास्ट वाली 2 टर्म्स को अलग। अब क्या करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है ना वो कॉमन निकाल लेंगे और इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहली दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है, पहली दोनों में देखो, इन दोनों में x इसमें भी है इसमें भी है, तो x कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, बिल्कुल आ रहा है x। ठीक है, x कॉमन आ गया। अब x कॉमन आने के बाद यहाँ पर x कॉमन आने का मतलब है x यहाँ से डिवाइड होकर चला गया, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड होकर चला जाना, तो x स्क्वायर में से x चला गया तो कितना बच गया, 1x बच गया, -4x में से x चला गया क्या हो गया, क्या बच गया, 4 बच गया, 4x में से x चला गया क्या बच गया, 4 बच गया। ठीक है, कॉमन निकाल लिया। अब देखो बच्चों इन दोनों में भी ऐसे कॉमन निकालना, जो कॉमन निकल रहा है वो, तो देखो 2x - 8 में आप सोचेंगे, कई बच्चे सोचेंगे जिन्हें कॉमन फैक्टर नहीं करने आते कि भाई में कुछ कॉमन नहीं है, ना इसमें 2 है, ना इसमें 8 है, ना इसमें x है, इस प्रकार से सोच कर, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। 2x - 8 है, 8 में 2 तो होता ही है, 8 2 * 4 होता है, तो 2 तो उसके अंदर इंक्लूड होता ही होता है, तो 2 इसमें से कॉमन निकल सकता है। ठीक है, 2 का मतलब होता है कॉमन निकलने का मतलब इससे डिवाइड हो जाना, इससे डिवाइड हो रहा है 2 हो रहा है ना 8 से, तो 2 कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलने के बाद यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन निकलने के बाद 6 नहीं बचेगा कि 8 में से 2 गए तो 6। मैंने बताया था कॉमन होने का मतलब है डिवाइड होना, उस चीज से क्या होना, डिवाइड होना, तो 8 से 2 डिवाइड होगा, तो
8 से 2 डिवाइड होगा तो 4 बच जाएगा। क्या बच जाएगा बच्चों? 4 बच जाएगा, क्योंकि 8/2 4, तो x - 4 और इज इक्वल टू था 0। अब क्या करेंगे देखना, अगर आपने बिल्कुल अच्छे से इसके टुकड़े किए हैं और अच्छी तरह से क्वेश्चन का प्रोसीजर अपनाया है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो आई है दोनों टर्म ये बराबर मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? ये बराबर मिलेंगी। जो आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस हैं उसमें बिल्कुल बराबर आएंगे, अगर आपने अच्छे तरह से क्वेश्चन को किया है, प्रोसीजर ठीक किया है, सही टुकड़े किए हैं तो ये बराबर आ गए ना, x - 4 और x - 4 दोनों में ब्रैकेट में। तो इन जो ब्रैकेट में है ना, इनको तो अलग रख लो एक बनाकर, और जो ब्रैकेट के बाहर बच गए इनको अलग कर लो। ब्रैकेट के बाहर क्या है पहले वो देखो, x + 2 क्या है? x + 2, और ब्रैकेट के हो गया x + 2। अब यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? ब्रैकेट के अंदर x - 4, इन दोनों का एक बना लिया इज इक्वल टू 0। x + 2 x - 4 इज इक्वल टू 0। अब देखना, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 0 आ रही है ना, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन 0 आ रही है, यानी दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन कब 0 आती है? जब उनमें से या तो ये नंबर 0 हो या ये नंबर 0 हो। मतलब हमारे पास दो केस बन गए, या तो हमारे पास हो x + 2 इज इक्वल टू 0, या हमारे पास हो x - 4 इज इक्वल टू 0। x + 2 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -2, या +2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। x - 4 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस थे आपके पास, ठीक है। तो ये क्या है? x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमने अब क्या निकाली है? ये x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 4, ये क्या है ये बच्चों? ये जीरोस आए हैं, ठीक है। मतलब ये इस क्वेश्चन के क्या आ गए? जीरोस आ गए। इस पॉलिनोमियल के क्या आ गए? ये जीरोस आ गए। दो मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? 2 जीरोस हो सकते हैं, और हमारे पास दोनों जीरोस आ भी गए, ठीक है। तो दोनों जीरोस आ गए, लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जीरोस आ गए, एक आ गया -2, एक आ गया 4, लेकिन हमें बाद में क्या बताया गया है, क्या कहना कहा गया हमें कि इनकी जीरोस की जो रिलेशनशिप है किसके साथ? कोएफिशिएंट्स के साथ, वो वेरीफाई भी करके दिखाएंगे। तो वो वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। तो एक जीरो को मैं मान लेता हूं अल्फा, और एक को मान लेता हूं मैं बीटा, ठीक है। तो अल्फा आ गया -2 और बीटा आ गया 4। हम बेसिकली दो जीरोस होते हैं तो अल्फा बीटा मानते हैं, तीन जीरोस होते हैं तो अल्फा बीटा गामा मानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो जीरोस, हमने उनको अल्फा और बीटा मान लिया। अल्फा की वैल्यू आ गई -2 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई बच्चों, क्या आ गई? 4 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है, हमारे पास अल्फा आ गया, बीटा आ गया, लेकिन हमें अभी रिलेशनशिप और वेरीफाई करनी है। जीरोस फाइंड आउट करने का तरीका पता चल गया है बिल्कुल आपको, ठीक है। अब हम करेंगे रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन। क्या करेंगे? वेरिफिकेशन करेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे बच्चों। तो वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ये लिखेंगे आप ऐसे, वेरिफिकेशन, ठीक है, ऐसे लिखेंगे वेरिफिकेशन। उसके बाद आपको क्या करना है? वेरिफिकेशन लिखने के बाद सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोस। क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस। क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस करेंगे। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब हमारे पास जीरोस क्या आए थे वो हमने रफ कर दिए, लेकिन हम याद है क्या आए थे जीरोस? एक आया था 4 और एक आया था -2, यही आए थे ना। -2 और 4 आए थे ना, अल्फा -2 और 4 क्या था? बीटा, यही था ना। आप अल्फा इसे मान लीजिए, बीटा इसे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कौन से को भी अल्फा मान सकते हैं, कौन से को भी बीटा मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा भी जरूरी नहीं। लेकिन बेसिकली जो हमारे स्टैंडर्ड सा बन गया, अल्फा बीटा मानते चलते हैं, बुक में भी अल्फा बीटा दिया गया है तो अल्फा बीटा ही माने, कंफ्यूजन भी नहीं होगा आपको, और क्वेश्चन भी है उसमें अल्फा बीटा रहेगा तो ठीक होगा, ठीक है। वैसे आप जरूर नहीं कि अल्फा बीटा माने, तो इनको नाम दिया गया है, आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप अल्फा और बीटा ही माने, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस करेंगे अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2 प्लस 4, क्या आएगा? -2 प्लस 4। देखो मैंने इसको ऐड कर दिया तो क्या आया है? 4 - 2, ऐड क्या आ गया? 2 आ गया। ये तो हमने जो जीरोस निकाले ना उनको ऐड करके निकाला है, लेकिन अब बाई फॉर्मूला जो रिलेशनशिप से जो कोफिशिएंट का जो टर्म से जो सम आता था वो नहीं निकाला है। उसके अकॉर्डिंग सम क्या होता था? -b/a, उसी और निकालेंगे हम। सम ऑफ जीरोस क्या होता था? -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था स्टूडेंट्स? c/a। तो -b/a और निकालेंगे तो -b/a। देखो बच्चों, ये जो होती है मैंने बताया था कैसी होती है, बेसिक वहां पर हमने लिखी थी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है? ax² + bx + c, ऐसा होता है ना, ऐसा ही होता है। तो यानी x² के साथ थोड़ा a होता है बच्चों,
x के साथ वाला b होता है और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c होती है। तो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब x स्क्वायर के साथ यहाँ पर 1 है बच्चों, ठीक है। तो x स्क्वायर के साथ 1 है, x के साथ -2 है और कांस्टेंट है -1। ये जो साइन होते हैं ना माइनस प्लस वाले, ये साथ लिए जाते हैं a और b और c के, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो x स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, तो यानी a की वैल्यू कितनी है 1 है। और b क्या होता है x का कोएफिशिएंट होता है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है -2 है। तो x माइनस b की जगह पर -2, माइनस प्लस है वो साथ में आएगा साइन, ये माइनस तो ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला है और ये माइनस जो है ये -2 वाला है, ठीक है। डिवाइड में a है, a की वैल्यू है 1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो वैल्यू क्या आ गई +c2। तो देख रहे हैं ये दोनों बराबर आ गए कि नहीं आ गए, बराबर आ गए, इसका मतलब हमारा ठीक है बिल्कुल। सम ऑफ जीरोस के लिए तो हमने वेरीफाई कर लिया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू -d/a इज इक्वल टू 2, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इनटू बीटा, यानी उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो अल्फा इनटू बीटा इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे पहले जनरल, तो -2 इनटू 4 क्या होगा -8 हो जाएगा ना, -8। आप ये किया करो, जो माइनस वाली टर्म है ना उसको ब्रैकेट में लिखा करो ऐसे, ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है, -2 इनटू 4, ताकि अलग से माइनस दिख जाए, ये 2 माइनस, ये जो माइनस है 2 के साथ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए -2 इनटू 4 इज इक्वल टू -8। अब हम क्या करेंगे फॉर्मूले से करेंगे, फॉर्मूले से प्रोडक्ट क्या आती है अल्फा इनटू बीटा c/a, c/a आती है, c/a, c की वैल्यू क्या है, c होती है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है -8, -7 आएगा, डिवाइड में a तो वही है 1, देखना क्या आ गया -8, बराबर आया कि नहीं आया, -8 और -8 बराबर आ गए। तो यानी हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों के लिए कोफिशिएंट्स के साथ जो रिलेशनशिप थी जीरोस की वो हमने वेरीफाई कर ली है, और उससे पहले हमने जीरोस को तो फाइंड आउट कर ही लिया था। तो ये क्वेश्चन था, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। पहले आपको उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस है वो दोनों जीरोस निकालने हैं, और उसके बाद उसकी वेरीफाई करनी है क्या उनकी रिलेशनशिप उनके कोफिशिएंट्स के साथ, उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन हम बाकी के क्वेश्चन अब करेंगे, थोड़ा और हम स्पीड बढ़ाएंगे, अब तो बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे इसी तरह से हैं, एक आध क्वेश्चन बीच में थोड़ा अलग है वो मैं आपको अच्छे तरह से बताऊंगा, ठीक है। अगला पार्ट देखिए, अब तो आप भी कर देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया वो कैसे करना है, बल्कि एक पार्ट और करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, फिर तो आप खुद अच्छी तरह से सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखना अब सेकंड पार्ट है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये है हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल, वो x में होता था, अब की बार s में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, वो x की जगह पर s हो गया, ठीक है। तो हम के वही लिख देंगे, अब की बार क्या लिख देंगे द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p x लिखते हैं, अब की बार p s लिख देंगे, आर गिवन बाय ps इज इक्वल टू 0, क्या कर देंगे ps को 0 पुट कर देंगे, ps को क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे, उससे हम क्या निकाल लेंगे जीरोस निकाल लेंगे इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। इसको हमने ps माना है, इसको क्या माना हमने ps माना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे देखना 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसको हम 0 पुट करेंगे, हमने इसको क्या कर दिया 0 के ऊपर पुट कर दिया, ठीक है, बिल्कुल पुट कर दिया। अब हमें क्या करना है, आपको पता है मैंने बताया था बीच वाले जो टर्म है s वाले टर्म है उसके में ऐसे दो टुकड़े करने हैं, एडिशन दोनों का ये आए और मल्टीप्लिकेशन इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए, यानी फर्स्ट और थर्ड टर्म के बराबर क्या है। तो कैसे होंगे -4 तो ऐड आना चाहिए, ऐड क्या आना चाहिए -4, और मल्टीप्लिकेशन क्या आनी चाहिए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई यानी 4 आनी चाहिए, जोड़ तो आए -4 गुणा आए +4, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। कैसे -2 और -2, -2 और -2 को जब जोड़ेंगे तो -4 आता है, और जब इन्हें गुणा करते हैं तो +4 आता है, पता है ना आपको ये बात। तो -2 और -2 ये फैक्टर कहां से आए, ये प्रैक्टिस के साथ आएंगे, जैसे आप इक्वेशन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे ये आपको फैक्टर जो टुकड़े हैं ये करने भी आ जाएंगे, वही कैसे दिमाग में एकदम आ गया -2 और -2 बिल्कुल सीधा दिख जाएगा आपको, सीधा समझ में आ जाएगा -4 की -2 और -2। तो 4s² -2s हमने बीच वाले -4s के दो टुकड़े कर दिए, +1 इज इक्वल टू 0 हो गया 0। अब क्या करेंगे हम, अब पहली दो टर्म्स लेंगे और लास्ट वाली दो टर्म्स लेंगे, पहली दो टर्म्स में जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकालेंगे, लास्ट वाली दो टर्म्स में जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकालेंगे।
पहली वाली दो टर्म में देखो 4 में 2 होता ही है तो 2 तो कॉमन निकलेगा ही, उसके बाद s इसमें भी है s इसमें भी है तो s भी कॉमन निकलेगा। ठीक है बच्चों, अब 2s चला गया, 4 में से 2 गया तो 2 कांस्टेंट जो कोएफिशिएंट है उसमें 2 बच गया। अब s स्क्वायर था उसमें से एक s चला गया तो कितने s बच गए, एक s बच गया। माइनस 2s था वो 2s का 2s सारा बाहर चला गया तो 1 बच गया, सारा चला गया तो 1 बच गया। माइनस इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, आपके बार जिन दो टर्म्स में कोई भी कॉमन नहीं हो तो उनमें क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। इस जैसे कि दो नंबर्स जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उनका एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। उसी प्रकार दो टर्म्स में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनमें कॉमन क्या होगा, 1 होगा। तो -1 2s कई बच्चे यहां पर +1 कर देंगे, नहीं -1 कॉमन निकला, ये माइनस ये था ना ये, और 1 कॉमन निकला है। अगर बाहर माइनस आ जाता है ब्रैकेट के बाहर, अगर माइनस का कॉमन निकालते हैं तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये -2s था तो प्लस का 2s हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये +1 है ये -1 हो जाएगा, +1 था वो माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, माइनस अगर कॉमन लिया है तो =0। अब देखो मैंने बताया था अगर आपने बिल्कुल अच्छी तरह से प्रोसीजर को अपनाया है, बिल्कुल अच्छे टुकड़े किए हैं, ठीक टुकड़े किए हैं तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, ये दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। और ये दोनों है ये अलग लेना है तो क्या लेना है, ब्रैकेट से बाहर वाला लेना है। तो ब्रैकेट से बाहर क्या बच गया 2s - 1 और ब्रैकेट के अंदर दोनों थे उनको एक बनाना है 2s - 1 =0। तो यानी या तो ये 0 या ये 0, या तो ये 0 या ये 0, क्योंकि दो नंबर की मल्टीप्लाई कब 0 होती है, जब उनमें से या तो फर्स्ट नंबर 0 हो या सेकंड नंबर 0 हो। तो यानी या तो ये 0 है या ये 0। अगर ये 2s - 1 0 है, इधर भी वही केस 2s - 1 0, तो 2s की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 उधर जाके ऐड में s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सेम इसी तरह यहाँ पर भी s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये 1/2 और 1/2 s की जो वैल्यूज आई है क्या है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, दोनों बराबर आई हैं। इसका एक ही जीरो है एक प्रकार से 1/2, लेकिन दोनों एक प्रकार से दो बराबर वैल्यू मान के दो जीरोस कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके मैक्सिमम दो जीरोस हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। यहाँ पर एक वाला केस आ गया, एक ही जीरो 1/2 और एक भी नहीं हो, ऐसा केस में मैंने आपको बता दिया था जीरो तो फिर पॉलिनोमियल वाली वीडियो में। तो 1/2 और 1/2 ये दोनों क्या आ गए, जीरोस आ गए। ये हमने अल्फा मान लिया और ये हमने क्या मान लिया, बीटा मान लिया बच्चों, बीटा। अल्फा और बीटा आ गए, वेरिफिकेशन बच गया ना, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। हम कई बार यहाँ पर सोच लेते हैं क्वेश्चन पूरा हो गया, जीरोस आ गए, नहीं, जीरोस आने से हमारा क्वेश्चन आधा ही हुआ है। मेन काम वेरिफिकेशन वाला था, उसी के लिए क्वेश्चन बनाए हैं जीरोस निकालने के लिए, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए जीरोस चाहिए, इसलिए उन्होंने कहते हैं भाई जीरोस भी निकालो, काम तो वेरिफिकेशन का ही करना है हमें भी। ठीक है, तो हम करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे सम ऑफ जीरोस। क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, पहले तो ये जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/2, दोनों का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि अल्फा क्या है 1/2, बीटा भी क्या है 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 प्लस 1/2। अब कई बच्चे जल्दबाजी में क्या कर देंगे 1/2 प्लस 1/2 1/4 कर देंगे, यहीं पर गलत हो जाएगा फिर क्वेश्चन। नहीं, यहाँ पर एलसीएम हो गया, अच्छी तरह से सोल्व करना है। 2 एलसीएम आएगा 2 और 2 का, फिर यहाँ पर ऊपर आएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 2/2, तो ये कैंसिल होकर 1 आएगा, 1/4 नहीं आएगा, गलती कर देंगे कई बच्चे यहाँ पर। और अब क्या करेंगे, फॉर्मूले से करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a और अल्फा इनटू बीटा c/a। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, ये क्या है a है, ये क्या है, साइन साथ में ले रहा हूं, माइनस प्लस मैंने बताया था, ये b है और ये क्या है c है। आपको पता है ये चीजें, x स्क्वायर के साथ वाला a होता था, आपके पास s है तो s स्क्वायर के साथ वाला a, s के साथ वाला b और कांस्टेंट टर्म वो c। तो -b/a - b, यानी माइनस तो रहेगा, b की वैल्यू -4। यहां पर भी गलती होने के चांस हो जाते हैं, दो माइनस है, ये बात ध्यान रखना, एक माइनस तो ये वाला है फॉर्मूले वाला, और एक माइनस जो है ये -4 वाला है, और अपन में a है, a की वैल्यू आपकी बार 4 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 4 डिवाइड बाय 4 कैंसिल होकर क्या आ गया 1 आ गया। वैसे भी 1 आया था, फॉर्मूले से भी 1 आ गया, हमारा वेरिफिकेशन ठीक हो गया बिल्कुल। सम ऑफ जीरोस के लिए, प्रोडक्ट के लिए देखिए, प्रोडक्ट क्या होगी, अल्फा इनटू बीटा, दोनों की मल्टीप्लाई, हां मल्टीप्लाई अब सीधी हो जाएगी, 1 * 1 1 और 2 * 2 4, 1/4 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/4 इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी। ठीक है, अब अल्फा इनटू बीटा फॉर्मूले से क्या होता है c/a, तो c/a की क्या वैल्यू होगी, c/a, c क्या है कांस्टेंट टर्म 1 और a है 4, 1/4 और 1/4 बराबर आ गए कि नहीं आ गए, बिल्कुल ठीक है। फटाफट करेंगे अब क्वेश्चन, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका, यानी थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का।
अब आपको समझ में आ ही गए हैं तो आप जो है इनको मतलब साथ साथ सोल्व भी कर सकते हो। अगर साथ साथ सोल्व नहीं कर रहे हैं तो मेरे साथ साथ आप इनको फटाफट देख लीजिए। अब तो आपको मैंने इतने डिटेल में चीजें बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो चीजें बतानी थी मैंने बता दी है। अब तो जो कुछ अलग आएगा वही ज्यादा स्पेसिफाई करने की जरूरत है, उस पर ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी तो वही स्टेप्स हैं जो इन दोनों में इंक्लूड हुए हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, अब तक जो हमने स्टेप किए थे ना वही स्टेप आगे वाले क्वेश्चन में करने हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वही अलग है, बाकी वही है। अगला क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। 6x² - 3 - 7x, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है बच्चों। ये जो है ना इसमें बस जल्दबाजी से ही गलती हो सकती है, वरना ये पहले दो पार्ट से बड़ा एक क्वेश्चन है। ये इस प्रकार से दिया गया है, बस घुमाकर आपकी मेंटलिटी चेक करने के लिए दिया गया है। कई बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लेकर चल देंगे। नहीं, मैंने बताया था एक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो क्या होती है ax²। अगर क्वाड्रेटिक है तो ऐसे, यानी एक प्रकार से पावर जो होती है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में वो लिखा जाता है। पहले उसकी हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली, इस प्रकार से लिखा जाता है वो। या असेंडिंग में मिल जाएगा कई जगह पर एक स्टैंडर्ड होता है तो असेंडिंग में बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, इस प्रकार से, ठीक है, आरोही अवरोही। लेकिन ये नहीं है कि बीच में कोई टर्म, बीच में कोई टर्म, वो पॉलिनोमियल तो वही है लेकिन उससे हमारे क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से ही सोल्व होंगे। ax² + bx + c, यानी पहले x² वाली टर्म होगी, फिर x वाली टर्म होगी, फिर कांस्टेंट। लेकिन यहां पर पहले तो x² वाली है, ठीक है, लेकिन उसके बाद कांस्टेंट टर्म पहले ले ली और x वाली टर्म बाद में कर दी। इन्होंने यही कर दिया कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कि भाई बच्चे हैं इसे b मान लें, क्योंकि बीच वाला b होता है ना, तो इसे b मान लेंगे। लेकिन नहीं, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये c रहेगा। इसे हम ऐसे लिखेंगे 6x² - 7x, ये पहले लिखेंगे, और -3 है इसको हम बाद में लिखेंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी यहां पर। फिर वहीं द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर गिवन बाय px माने तो px = 0। तो px क्या है, 6x² - 7x - 3 = 0। पुट कर दिया हमने 0 के बराबर इसको। अब क्या करना है, बीच वाली टर्म जो है उसके ऐसी दो टर्म्स बनानी है, ऐसे दो टुकड़े करने हैं। एडिशन तो है वो उसके खुद के बराबर है, और मल्टीप्लिकेशन है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। यानी -7 के ऐसे टुकड़े ऐड तो आए -7 ही, और मल्टीप्लाई है 6 × -3 -18। क्या हो सकते हैं ऐसे? बिल्कुल हो सकते हैं, होंगे। क्या होंगे देखना, -9 और प्लस का 2, -9 और +2 करेंगे तो -7 आएगा, और -9 और +2 की मल्टीप्लाई -18। अगेन भाई मेरा आंसर है, प्रैक्टिस आप ऐसे निकलने आएंगे। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से ही आपकी परफेक्ट जो नेस है वो ज्यादा होगी, और आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो 6x² बीच वाले टर्म के कौन कौन से होंगे, -9x + 2x, और -3 = 0 हो जाएगा बच्चों। अब क्या करना है, पहली दो टर्म्स लेनी है और लास्ट वाली दो टर्म्स लेनी है। पहली दो टर्म्स में जो कॉमन निकल रहा है उसे कॉमन निकालेंगे, लास्ट वाली दो टर्म्स में जो कॉमन निकल रहा है उसे कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो पहली दो टर्म्स में से कॉमन क्या निकल रहा है, 3 दोनों में है, बिल्कुल है, 6 में से भी निकल सकता है, 9 में से भी निकल सकता है, x भी दोनों में है, तो 3x दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब देखो यहां से 3x चला गया, 6 में से 3 गया तो क्या बच गया, 2। पहले कांस्टेंट वाली टर्म के में से निकाला करो, फिर वेरिएबल वाले में से। तो देखो 6 में से 3 गया तो 2 बच गया, x² में से 1x गया, वेरिएबल में से क्या गया, x गया, तो x² में से 1x गया तो 1 बच गया, ठीक है। -9 में से 3 गया है तो 3, और x का x पूरा चला गया तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं x में, तो 2x - 3। ऐसे ही इसमें कोई कॉमन नहीं, दोनों में तो 1 आ जाएगा, प्लस का है तो आपके पास साइन भी चेंज नहीं होगी, एज इट इज रह जाएगा। ये दोनों बराबर आ गए, क्वेश्चन ठीक चल रहा है हमारा। बाहर वाली टर्म का एक टर्म बना देंगे 3x + 1, और एक बना देंगे ब्रैकेट वाली टर्म की। 0 कैंसिल हो गया, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो 3x + 1 = 0, या 2x - 3 = 0। इसको 0 पुट करेंगे तो देखो 3x की वैल्यू आ जाएगी -1, प्लस 1 तो जाके माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। इधर भी x की वैल्यू पहले 3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड में आएगा। मैं सीधा लिख रहा हूं x की वैल्यू 3/2, x की वैल्यू -1/3। ये चीज तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। इसे हम मान लेंगे अल्फा, इसे हम मान लेंगे बीटा। अल्फा और बीटा आ गए, सम ऑफ जीरोस, सम यानी अल्फा प्लस बीटा, वही बात लिखेंगे आप, वेरिफिकेशन। फिर सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। मैंने अच्छी तरह से पहले दो क्वेश्चन में कर दिया है, अब तो मैं सीधा कर रहा हूं, आपको पता ही चल गया क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, ठीक है।
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी इन दोनों का ऐड -1/3 प्लस 3/2, -1/3 प्लस 3/2 ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 3 2 जा 6 तो -1 2 आएगा यहाँ पर -2। इसकी जो मल्टीप्लाई करने पर 2 पर आ रहा है तो इस 2 की मल्टीप्लाई इस -1 के साथ होगी तो -1 की होगी -2। ऐसे ही अब 2 की मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर 6 कब आएगा, जब इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ऊपर वाले का भी यहाँ पर कैसे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 ऐसे होता है, ठीक है। वैसे आपको पता ही होगा लगभग सबको। तो -2 + 9 7 और डिवाइड में है 6, ठीक है। फॉर्मूले से -b/a क्या आएगा, -b/a क्या आएगा -b। अब यहाँ पर कई बच्चे इसे फिर देख लेंगे, इसमें abc देखना ही नहीं है, हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है वहां से abc देखनी है। ये है हमारे पास पॉलिनोमियल, इसे मानो पॉलिनोमियल तो ये और ये बराबर ही, लेकिन ये प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है तो यहाँ से हम abc की वैल्यू चेकआउट करेंगे, देखेंगे abc x के साथ वाला a, x के साथ वाला b और कांस्टेंट टर्म c। वैसे आप यहां से भी एक चीज पता कर सकते थे, लेकिन कई बच्चे गलती कर जाएंगे, बीच वाली को b मान लेते हैं, x के x से ध्यान नहीं रखते हुए x के है x है उससे कोई मतलब नहीं, बीच वाली है तो b, स्टार्टिंग वाली है a, लास्ट वाली c, वही गलती जाती है। x के साथ वाली a, कांस्टेंट टर्म है तो c और ये x के साथ वाली b, ऐसे होता है, ठीक है। -b/a तो -b यानी माइनस तो रहेगा, एक b वाला -7 आ गया और a क्या है 6 है, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा और डिवाइड में 6, 7/6 यहाँ पर आ रहा है, 7/6 यहाँ पर आ रहा है, सब बिल्कुल ठीक आ रहा है। प्रोडक्ट करेंगे, ये वेरीफाई किसके लिए करते हैं, वेरीफाई इस फॉर्मूले से करेंगे। अगर हमने जो जीरोस निकाले हैं वो ठीक आए हैं गलत आए हैं, वेरीफाई ये कर रहे हैं। -b/a से देखो 7/6 है और एडिशनली 7/6 आ रहा है, मतलब हमारे जीरोस है वो ठीक आए हैं। प्रोडक्ट है अल्फा इनटू बीटा, यानी दोनों की मल्टीप्लाई तो -1/3 और इनटू में 3/2 तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया -1/2। और अगर अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट से करेंगे फॉर्मूले से तो c/a होता है, c/a क्या है, c क्या है -3 और a क्या है 6, तो ये कैंसिल होकर ये भी क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। तो ऐसे ही वेरीफाई ये हो गया, 3 पार्ट हो गए। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट थोड़ा सा अलग है, वो क्या है थोड़ा सा अलग है लेकिन वो आसान है, इनसे छोटा है, इनसे जल्दी सोल्व होगा वो, इनसे जो अभी क्वेश्चन किए हैं इनसे छोटा बनेगा वो, ठीक है। क्वेश्चन 4th पार्ट है बच्चों, 4u² + 8u पॉलिनोमियल u में है, लेकिन अब यहाँ पर तो दो ही टर्म है, 3 टर्म होती थी हमारे पास क्वाड्रेटिक में, एक स्क्वायर वाली, एक x वाली और एक कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर वाली है और x वाली है, यानी u वाली का पेपर u में है तो u स्क्वायर वाली है, u वाली है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, नहीं होती है, क्वेश्चन सोल्व होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पर क्या करें, मिडिल टर्म को कैसे सेपरेट करें, लास्ट टर्म तो है ही नहीं, पहले तो वही लाइन लिखेंगे, द zeros of polynomial pu are given by pu is equal to 0। फिर क्या करेंगे, इसको 0 के ऊपर पुट कर देंगे, इतना काम तो करना ही करना है, ये तो सब में ही करना है स्टार्टिंग में, चाहे कैसे ही फॉर्म हो। अब देखो बच्चों, बीच वाले टर्म को सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर बीच वाले टर्म को सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर दो टर्म दी गई ना, ये इन दोनों टर्म में ही कॉमन निकाल लो, इन दोनों टर्म्स में क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो और क्वेश्चन को सोल्व कर दो। ये क्वेश्चन तो उन क्वेश्चन से भी आसान है, मैंने बताया था कई बार क्वेश्चन की फॉर्म चेंज हो जाती है और हमें लगता है कि ये तो डिफिकल्ट आ गया, ऐसा क्वेश्चन हमने किया ही नहीं है, लेकिन वो कई बार क्वेश्चन उनसे भी आसान मिल जाता है, वही यहाँ पर है, ये आसान है पिछले वाले 3 पार्ट से। अब फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं, बीच वाले के दो टुकड़े बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर सीधा कॉमन निकाल दो, कॉमन वाले से स्टार्ट करो। इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, 4 और u, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, u इसमें भी है, इसमें भी है, 8 में से 4 कॉमन निकल सकता है ना, 4 चला गया, 2 u था, 1 u चला गया, u स्क्वायर था तो 1 u बच गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर 8 में से 4 गया तो 2 बच गया, 8 में से 4 गया तो 4 नहीं बचते, कॉमन जाने का मतलब है 4 से डिवाइड होना, तो 8 में से 4 डिवाइड हो गया तो 2 बच गया, u बाहर चला गया, इज इक्वल टू 0। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई क्या आ रही है, 0 आ रही है, इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है, ये दो नंबर है, या तो ये नंबर 0 है या ये नंबर 0 है, दो नंबर की मल्टीप्लाई कब 0 आती है, जब उनमें से कोई एक नंबर क्या हो, 0 हो, तो यानी या तो 4u 0 हो और या फिर u + 2 0 हो, तो 4u 0 होगा, इसका मतलब u 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी भी दो नंबर बन गए 4 * u, या तो 4 0 या u 0, लेकिन 4 तो 0 हो नहीं सकता, 4 तो 4 रहेगा, कांस्टेंट है, और u 0 हो सकता है तो u 0 हो गया, वो वैसे भी सीधा u, ये 4 है, आगे 0/4 0 हो जाएगा, u की वैल्यू 0, यहां से u की वैल्यू आ जाएगी -2, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा,
दो जीरो सीधे निकला, कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं, ये तो सबसे सिंपल था। अब फॉर्मूले में सम अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 0 प्लस -2, तो -2 आ जाएगा। दोनों का सम क्या है, -2। हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया हमने। क्वेश्चन फटाफट दे हो गया, आपको लग रहा होगा इतनी जल्दी वेरिफिकेशन वाला स्टेप आ गया, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है ये। -2 फॉर्मूले से -b/a निकालेंगे, -b/a। अब यहाँ पर फिर दिक्कत आएगी एक बार, ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। अभी तो कोई नहीं, प्रोडक्ट में आएगी, c कहां से निकालेंगे, -b/a। मैं बताऊंगा उसका भी, -b/a। b क्या है, ये b है, तो माइनस तो फॉर्मूले वाला b की वैल्यू है 8/a, a है 4, कैंसिल होकर -2 ही आएगा ना, बराबर आ गए, ठीक है, वेरीफाई हो गया ना, बिल्कुल ठीक है। ऐसे हम प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट हो जाएगी -0 * -2, 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, 0 आता है किसी भी नंबर की, तो 0 आ गया। अब हम करेंगे फॉर्मूले से अल्फा * बीटा क्या होता है, c/a। c क्या है, अब a तो चलो 4 है डिवाइड में, c की जगह पे क्या लिखें, c नहीं है तो इसका मतलब c 0 है, क्योंकि वैसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 प्लस में 0, कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है, जो वैल्यू नहीं हमारे पास मुझे 0 होगी वो, तो यहाँ पर 0 0 के डिवाइड में समथिंग होता है तो 0 ही हो जाता है, 0 से किसी को डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, तो देखो 0 और 0 बराबर आ गए। प्रोडक्ट भी ठीक आ रही है, एडिशन भी ठीक आ रही है, तो मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है और हमने वेरीफाई भी कर लिया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ना, कुछ नहीं, स्टार्टिंग में कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल के 2 जीरोस आ गई और हमने हमारे फॉर्मूले से वेरीफाई भी कर दिया। फिफ्थ पार्ट है, वो भी थोड़ा अलग है, लेकिन वो भी ऐसे ही है, फटाक से हो जाएगा। अगला है फिफ्थ पार्ट, t² - 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। t² - 15 इसको 0 के पुट करेंगे, वही बात लिखेंगे, लेट द पोलिनोमियल या फिर द zeros of the polynomial pt are given by pt = 0, अगर t में है। ध्यान देना, पिछले में जो थी वो b वाली टर्म नहीं थी, अब की बार सॉरी c वाली टर्म नहीं थी, यानी कांस्टेंट टर्म नहीं थी, अब की बार b वाली टर्म नहीं है, t वाली नहीं है ना। ये t² है, -15 है, कॉमन भी नहीं निकल रहा अब की बार, तो पिछली बार कॉमन तो निकल रहा था, अब की बार तो कॉमन भी नहीं निकल रहा है, तो अब कैसे करेंगे, करेंगे जरूर, हमने करना है क्वेश्चन को चेक, कितना ही टिपिकल फॉर्म बनाने की कोशिश करें अगला, हम उसे सोल्व कर सकते हैं, इसे भी करेंगे। देखना, मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी नंबर है, मान लो 5 है, उसका रूट है, उसका स्क्वायर क्या होता है, √5 का स्क्वायर क्या होता है, रूट के अंदर जो नंबर होता है ना वही होता है 5, रूट के अंदर जो रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, ऐसे ही √3 का स्क्वायर 3, यानी रूट का स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, कैसे कैंसिल हो जाता है, वो नंबर बच जाता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल 3, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, एक प्रकार से कैंसिल हो जाता है, मैं समझा रहा हूं, वैसे कैंसिल नहीं करना है आपको, मैं बता रहा हूं कि रूट से स्क्वायर कैंसिल 3 आ गया, रूट का स्क्वायर करने से वही नंबर आ जाता है जो रूट के अंदर था। तो मैं 15 को देख रहा हूं, एक बार मैं लिख रहा हूं यहां पर t² तो ऐसे लिखा मैंने, 15 को लिख दिया √15 का स्क्वायर, मैंने क्या लिख दिया, 15 को √15 का स्क्वायर लिख दिया। कुछ गलत किया मैंने, बिल्कुल गलत नहीं किया, मैं लिख सकता हूं √15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 ही होता है, 15 को मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा मैंने, 15 था, उससे क्या हमारा काम नहीं चल रहा था, ये भी पता चल जाएगा 3 सेकंड के अंदर कि ये हमने क्यों लिखा है ऐसे। अब मैं देखना यहाँ पर a² - b² वाली आइडेंटिटी बन रही है नहीं बन रही है, तो यहाँ पर हम a² - b² वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, पता चल गया ना, 3 सेकंड हो गई क्यों लिखा हमने ये, हाँ ऐसे लिखा ताकि हम आइडेंटिटी लगाएं और इसके परफेक्ट टर्म बना सके, इस क्वेश्चन को आगे करते आगे बढ़ा सके जीरोस निकालने के लिए। इससे जीरोस नहीं निकल रहे थे, इस प्रकार की जो फॉर्मेट था इससे नहीं निकल रहा था, अब हम ऐसे निकालेंगे। a² - b² क्लास 8 के अंदर हमने पढ़ा था, ये आइडेंटिटी क्या होती है, a - b और a + b होती है नहीं होती है, ये आइडेंटिटी होती है, आपको पता होनी चाहिए। तो a² - b², a है आपके पास t और b है √15, स्क्वायर तो ऊपर होते ही हैं, a है t और b है √15, तो a² - b², a - b * a + b, तो यानी a है t और -b यानी √15, एक t - √15 एक t + √15 = 0। ठीक है, इतना हो गया। अब दो नंबर हो गए, एक तो ये नंबर है और एक ये नंबर है, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब या तो ये नंबर 0 या ये नंबर 0, तो क्या हो गया, या तो t - √15 = 0 या t + √15 = 0। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या आ गई, √15 आ गई यहां से, और यहां से भी t की वैल्यू आ गई -√15, ये इधर माइनस था तो जाके प्लस हो गया, इधर प्लस था तो जाके माइनस हो गया।
ठीक है, दो वैल्यू आ गई t की, यानी दो जीरोस आ गए हमारे पास इस पॉलिनोमियल के, प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन यहीं पर कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का ऐड करेंगे, जोड़ करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा। फॉर्मूले से ऐड करेंगे माइनस बी बाई ए, माइनस बी, बी है ही नहीं यहाँ पर तो जीरो हो जाएगी। बी वाले टर्म नहीं है, बी वाले होते हैं एक्स वाले टर्म, यानी यहाँ पर टी है तो टी वाले टर्म, टी वाले टर्म तो नहीं है, टी स्क्वायर है और कांस्टेंट है, टी वाली है नहीं तो जीरो, जीरो डिवाइडेड में 1, क्योंकि टी स्क्वायर का कुछ नहीं था यानी 1 यहाँ पर भी जीरो आ रहा है, यहाँ पर भी जीरो आ रहा है, दोनों चीजों से जीरो आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, वेरीफाई हो गया। अब हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये अल्फा है ये बीटा है, पता ही है ये अल्फा बीटा मानते हैं, ठीक है। रूट 15 और माइनस रूट 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 कैंसिल नहीं हो गया, अभी भी कैंसिल कर दो, रूट और रूट ये माइनस साइन है, इसको भूल जाओ, रूट 15 और रूट 15 की मल्टीप्लाई, रूट 15 इंटू रूट 15 यानी रूट 15 का स्क्वायर। आप सोचोगे रूट 15 इंटू रूट 15 का स्क्वायर कैसे, अरे दो नंबर की मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 4 इंटू 4 4 स्क्वायर, इसी प्रकार रूट 15 इंटू रूट 15 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा रूट 15 का स्क्वायर, और रूट 15 का स्क्वायर क्या होगा, अभी अभी किया था, रूट के अंदर किसी नंबर का स्क्वायर करते तो वही नंबर आ जाता है, तो रूट 15 का स्क्वायर 15, यही है रूट 15 का स्क्वायर 15, और ये माइनस तो था, वो माइनस अलग रखेगा ही, और 15 आ गया। फॉर्मूले से होगा c बाई ए, c वाली टर्म है माइनस 15 और a है 1, तो ये आ गया माइनस 15, बराबर आ गई ना, वेरीफाई हो गया। 5 पार्ट हो गए, लास्ट पार्ट बचा है 6th पार्ट, वो करते हैं, देखिए वो भी एंड जैसा ही है, बाकी जो क्वेश्चन किए थे हमने पहले, ये बीच में दो ही क्वेश्चन अलग आए हैं बस, इनका ही अलग फॉर्मेट है, और एक क्वेश्चन था उसमें बस वो आगे पीछे क्या हुआ था उसको, बाकी वैसा ही था, सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ना। हमें क्या करना है, जीरो से फाइंड आउट करने हैं, जीरो पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करके, हम पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल क्यों पुट कर रहे हैं बार-बार में, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करके उसे इक्वेशन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था जीरो जो है पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरो जो है पॉलिनोमियल वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू से उस कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू ही जीरो हो जाए, तो कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो करेंगे ना तभी तो जीरो की वैल्यू आएगी, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए जिससे जीरो हो जाए, तो इन दोनों वैल्यू से जो आ रही है जीरो की वैल्यू, उनसे देखो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो ही हो रही है, उनकी जीरो से ही वो आए हैं, ठीक है। अगर ऐसे कहा जाए कि ऐसी वैल्यू निकालो कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 हो जाए, ऐसे x की वैल्यू निकालो कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 हो जाए, तो जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको 1 की वैल्यू पुट करके चलेंगे, जैसे पॉलिनोमियल दे दिया भाई आपको x² + 4x + 5, कह दिया जाए कि यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू निकालो कि इस कंप्लीट पॉलिनोमियल की क्या हो जाए वैल्यू 1 हो जाए, तो क्या करेंगे, इसको 1 की वैल्यू पुट करके चलेंगे। अब क्या होता है जीरोस में, x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो इसलिए 0 लेकर चल रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। vi 0 को लेकर चले, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। vi यानी 6th पार्ट क्या है, 3x² - x - 4, ये है। अब इसे आप खुद सोल्व करके देखिए मेरे साथ साथ, बिल्कुल साथ साथ सोल्व करेंगे, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो बिल्कुल इजी है। बीच वाले टर्म के फैक्टर करेंगे यानी टुकड़े करेंगे, ऐड तो आए -1 और मल्टीप्लाई है 3 और -4 की मल्टीप्लाई यानी -12 के बराबर आए। -1 के ऐसे कौन से टुकड़े जिसका ऐड तो -1 ही आएगा और मल्टीप्लाई -12 हो सकते हैं, बिल्कुल, -4 और 3, -4 + 3 -1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ गए ना, टुकड़े भी कर दिए तो मैंने, अब तो क्वेश्चन के टुकड़े हो गए हैं, अब तो आप खुद फटाफट सोल्व कीजिए मुझसे पहले। बीच वाले के टुकड़े करेंगे, वही लाइन लिखेंगे, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर गिवन बाय px = 0, फिर इस px को हम 0 के इक्वल पुट भी करेंगे, पुट करने के बाद बीच वाले टर्म के हमने टुकड़े भी कर लिए हैं, क्या क्या है, -4x और प्लस का 3x, -4 = 0, साथ साथ सोल्व करिए, अब तो फटाफट समझाने की मुझे जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों टर्म्स में x कॉमन आएगा, यहाँ पर 3x बच गया, यहाँ पर 4 बच गया, x 3x बच गया, यहाँ पर x चला गया तो 4 बच गया, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं तो 1, साइन प्लस का है तो साइन भी चेंज नहीं होंगे, एज चीज रह जाएगा, ये दोनों सेम आ गए, x - +1 बाहर वाला x + 1 ये अलग ले लिया, और ब्रैकेट वाला 3x - 4 = 0 ये अलग ले लिया, या तो ये दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 आ रही है, यानी या तो ये नंबर 0 या ये नंबर 0,
अब तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तो आप पिछले क्वेश्चन की तरह आप ये सॉल्व कर सकते हैं ना, x + 1 0 या 3x - 4 = 0, यानी यहां से वैल्यू आ गई x + 1 0, उधर जाके -1 हो जाएगा, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4/3। एक आ गया अल्फा, एक आ गया बीटा। भाई यहां पे देता हूं, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो एक आई x की वैल्यू 4/3 और एक आई x की वैल्यू -1। अल्फा बीटा के दोनों जीरोस आ गए। वेरीफाई और करो, साथ साथ वेरीफाई भी करेंगे आप सब। वेरिफिकेशन में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, एक है -1, एक है 4/3, तो -1 + 4/3। एलसीएम किसके नीचे 1 लेंगे, कुछ नहीं है तो एलसीएम लेने के लिए 3 1 3 जा 3 -1 3 जा -3 3 1 जा 4 1/3 आ गया ना। अब हम फॉर्मूले से करेंगे -b/a, माइनस b की वैल्यू है -1 और डिवाइड में a की वैल्यू है 3। देखो ये a है, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 होगा b और ये क्या है c। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और डिवाइड में 3 1/3 बराबर आ गए। वेरीफाई हो गया। कर लिया आपने क्वेश्चन से पहले, इतनी देर में हो जाना चाहिए था। अल्फा इनटू बीटा क्या होता है, दोनों की मल्टीप्लाई, यानी -1 और 4/3 की मल्टीप्लाई -4/3। और अब फॉर्मूले से अल्फा इनटू बीटा क्या होता है, c/a क्या आ जाएगा, c -4, a क्या है 3 है तो -4/3। देखना बराबर आ गए कि नहीं आगे, हेंस वेरीफाइड। हमारे क्वेश्चन जो हमने सभी है, उन सभी क्वेश्चंस का जो हमने कहा गया था कि जीरोस निकालो, जीरोस भी निकाल लिए। उनको कहा गया था जीरोस की जो रिलेशनशिप है पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के साथ, उनको वेरीफाई करो। हमने वो वेरीफाई भी कर लिया। क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 ऑल पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से हमने एक स्टेप हमने किया है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बार आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन फिर से आपको खुद से निकाल कर देखने हैं, सारे क्वेश्चन 6 के 6 पार्ट, और उसके अलावा खुद से भी कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपने बनाने हैं और उनके जीरोस निकालकर उनके कोएफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप वेरीफाई करके दे देनी है। कैसे पता चले भाई जीरो ठीक आए हैं, वो वेरीफाई करके कल आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपके पास कोई और बुक है, अगर उस बुक में से आप इस प्रकार के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लीजिए और उनको सोल्व करके देखिए। ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में प्रैक्टिस चाहिए है। और मैंने फिर से बता रहा हूं, मैं ये जो पॉलिनोमियल्स वाला जो चैप्टर है और ये एक्सरसाइज स्पेशली ये आपकी दोनों चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम्स। मतलब बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। और इतना इंपॉर्टेंट है और इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है। प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आसान है। ये जो चैप्टर है ये प्रैक्टिस नहीं करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मतलब आप 2-3 बार इन क्वेश्चन को निकालेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से आपके क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स का ये पॉलिनोमियल चैप्टर है, इसमें हमें क्या निकालने हैं, x y इस प्रकार से रहता है और ये अलजेब्रा के अंदर आता है और अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ठीक है, तब तक आप इनको सोल्व करके देखिए। थैंक यू।